स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले श्योर कंपटीशन सक्सेस परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए मंगलकारी हो और आपके सपने इस साल में जरूर पूरे हो, यही भगवान से विनती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा 9 नंबर का टॉपिक चल रहा था जिसका की नाम है रेगिस्तान में जीवन। तो इसके अंतर्गत देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो 2 प्रकार के होते हैं। गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। गर्म के एग्जाम्पल में हमने सहारा मरुस्थल को पढ़ा था। आज हम ठंडा रेगिस्तान पढ़ेंगे और इसके अंदर हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है लद्दाख के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मैप, लद्दाख का मैप बनाएंगे। उससे क्या है कि आपको ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाएगी मैप के माध्यम से ही, और जो कुछ जरूरी जानकारियां रहेंगी वो मैं आपको लिखकर बताता रहूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लद्दाख का मैप बनाएंगे। तो आप लोगों को पता है कि पहले जम्मू और कश्मीर और जो लद्दाख है ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है, और दोनों पहले एक ही थे, सम्मिलित रूप से एक राज्य था जम्मू और कश्मीर। बाद में इसी के अंदर से ही देखिए लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बना दिया गया। तो देखिए मैप बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले मैप वगैरह की प्रैक्टिस आप जरूर करते रहें, बहुत सारी चीजें मैप से ही क्लियर हो जाती है। लोकेशन वगैरह ये सब चीजें पता होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा मैप नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम देखिए उत्तरी भारत का ही मैप बनाएंगे, जो चीज हमें पढ़नी है उसके लिए। तो देखिए इस प्रकार से तो ये हमारा देखिए जम्मू कश्मीर है। पहले जो जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट था वो इस प्रकार से हुआ करता था। जम्मू कश्मीर स्टेट राज्य की बात हो रही है, पहले इस प्रकार से था। फिर देखिए क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि ये जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, यहां पर एक आर्टिकल था देखिए 370, उसके अंतर्गत क्या था कि ये जो जम्मू कश्मीर है इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को ये स्पेशल जो स्टेटस था इसको समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने के बाद देखिए इस प्रकार से 2 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक को आप जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर के नाम से, और दूसरा बना लद्दाख। लद्दाख ये वाला है, इसको ही हमें पढ़ना है। यही है आपका शीत मरुस्थल इसको कहा जाता है। तो देखिए ये दोनों जो ये बने थे अलग अलग यूनियन टेरिटरी, तो ये कब प्रभावित हुए थे? 21 अक्टूबर 2019 से ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में ये बनकर हमारे सामने आए। तो इस पोर्शन को हम पढ़ने वाले हैं। ये लद्दाख है, आप इसकी पोजीशन समझ गए हैं। अगर बात करें देखिए यहां, तो यहां से पंजाब इसको टच कर रहा है, जम्मू और कश्मीर को। यहां पर रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश वाला पोर्शन, और ये लद्दाख है जिसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए लद्दाख नाम से भाई एक पर्वत श्रृंखला भी है यहां पर लद्दाख के अंदर ही। लद्दाख में देखिए 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, एक तो लद्दाख हो गया और एक है कारगिल। तो इस प्रकार से देखिए सबसे बीच में ही आप मान लीजिए यहां पर है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज है पर्वत की इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है आपकी लद्दाख रेंज, ये लद्दाख रेंज है। और लद्दाख के उत्तर की तरफ, लद्दाख के उत्तर में आप देखेंगे तो एक और पर्वत श्रृंखला जिसका की नाम है काराकोरम। तो यहां पर है आपकी इस प्रकार से देखिए ये काराकोरम श्रृंखला है, ये काराकोरम हो गई। और लद्दाख के दक्षिण में आप देखेंगे तो एक और पर्वत श्रृंखला जिसका की नाम है जास्कर रेंज। तो इस प्रकार से देखिए एक अन्य पर्वत श्रृंखला यहां पर, और ये कौन सी हो गई? ये जास्कर है, ये जास्कर रेंज, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज। तो मैप से आप लोग समझ गए हैं कि जो लद्दाख है इसकी पोजीशन की बात करें तो देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व में स्थित है, ठीक है। पूर्व में हो गया जम्मू कश्मीर के पूर्व में, और बात करें तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में यहां पर ये स्थित है।
और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में आप देखेंगे तो काराकोरम और दक्षिण की बात करेंगे तो जास्कर, ये चीज है। उसके बाद देखिए बहुत सी महत्वपूर्ण नदियां लद्दाख के क्षेत्र में बहती है। अगर महत्वपूर्ण नदी की बात करें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है आपकी सिंधु नदी। तो सिंधु नदी देखिए तिब्बत वाले क्षेत्र से यहां पर जो मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर है जो कैलाश पर्वत नजदीक में, तो मानसरोवर से निकलकर इस प्रकार से लद्दाख और देखिए लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए इस प्रकार से ये चली जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, इसको थोड़ा और अलग से कलर दे देते हैं ताकि आप समझ जाएं। ठीक है, ये नदी है कौन सी? सिंधु नदी, सिंधु नदी है ये, इस प्रकार से ये पाकिस्तान में चली गई। तो देखिए अगर बात करें एक चीज और देख ले, यहां पर इस तरफ तो है पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान है, उसके बाद देखिए यहां तक पाकिस्तान की सीमा है, उसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहां पर अफगानिस्तान जो है अपनी सीमा बना रहा है, उसके बाद यहां पर देखेंगे चीन है, ये पूरा चीन तक का क्षेत्र है। यहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे तिब्बत, यहां पर तिब्बत है। तो इस प्रकार से ये हो गए, सिंधु नदी यहां से निकली तिब्बत वाले क्षेत्र से और चली गई पाकिस्तान में। इसी प्रकार देखिए जो काराकोरम श्रृंखला है यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्योक नदी। श्योक नदी यहां से निकली, श्योक नदी यहां से निकल के इस प्रकार से ये सिंधु नदी के अंदर ही मिल जाती है, सिंधु की सहायक नदी है। उसी प्रकार जास्कर नदी से भी एक, जास्कर श्रृंखला से भी एक नदी निकलती है जिसका कि नाम है जास्कर नदी ही है, और वो भी सिंधु के अंदर मिल जाती है, सिंधु की सहायक नदी है। इस प्रकार से ये नदी यहां पर मिल गई। उसके बाद देखिए लद्दाख जो है इसकी अगर राजधानी की बात करें तो है लेह, राजधानी है इसकी, और लेह की पोजीशन की बात करें तो देखिए सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये सिंधु नदी थी, यहां पर आप देखेंगे ये जो डॉट देख रहे हैं ये क्या है? ये राजधानी है लद्दाख की, जिसको कि क्या नाम है? लेह, लेह राजधानी हो गई। उसके बाद महत्वपूर्ण नगर की और बात करें, यहां पर देखिए मैंने बताया था कि कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है, इस प्रकार से ये डॉट आप जो देख रहे हैं ये कारगिल है, कारगिल हो गया। कारगिल से लगभग 50-60 किलोमीटर के बीच में आप आगे चलेंगे तो यहां पर एक और स्थान जिसका कि नाम है देखिए द्रास। द्रास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि भारत का ये सबसे ठंडा स्थान है, विश्व के जितने भी ठंडे स्थान है उसके अंदर ये शामिल है द्रास, ये चीज याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है तो द्रास है। इस प्रकार से आप पोजीशन भी समझ रहे हैं, जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के बीच में ये चीजें स्थित है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा जब ये मैप बनाई रहे हैं तो एक चीज और समझ ले, यहां पर देखिए ये जो जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र है यहां पर पाकिस्तान भी अपना दावा पेश करता है और चीन भी। अब किन किन क्षेत्रों पर करता है उन पर भी आप एक नजर डाल ले, ताकि आप पूरे को देखिए, आप पूरे मैप को देखेंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छे तरह से समझ पाएंगे कि क्या बात हो रही है, क्या समझना है आपको। तो देखिए इस प्रकार से ये मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा, इस प्रकार से ये जो हिस्सा आप देखेंगे यहां पर देखिए इस प्रकार से, तो ये हिस्सा जो है ये पाकिस्तान कहता है कि ये हमारे कब्जे में है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा इस प्रकार से, ये जो मैंने लाइन खींची है इस प्रकार से पाकिस्तान इसको अपना हिस्सा बताता है, इसको पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो ये जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तान अपना भाग बताता है इसको आजाद कश्मीर कहता है। ठीक है, ये आजाद कश्मीर, ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसको क्या कहते हैं, बाल्टिस्तान इसको कहा जाता है। ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान हो गया ये। उसके बाद देखिए यहां पर ये, यहां से आप क्षेत्र देखेंगे इस प्रकार से, मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं इस प्रकार, तो ये जो हिस्सा है यहां का हिस्सा, ये देखिए चीन के अधिग्रहण में है। 1962 में इंडो चाइना वार हुई थी तो चीन ने इसको अपने कब्जे में ले लिया, अवैध कब्जे में है 1962 की इंडो चाइना वार के अंदर। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं इसको अक्साई चीन कहा जाता है, अक्साई चीन है ये। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ये हिस्सा ये है सियाचिन है, यहां पर सियाचिन ये हमारा हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर भी अपना अधिकार बताता है कि ये हमारा है। तो ये सियाचिन हो गया। सियाचिन के यहीं पर आप देखेंगे समीप ही, यहां पर देखिए
ये इस प्रकार से, ये एक घाटी है जिसको कि सक्सगम घाटी कहा जाता है। तो 1963 में पाकिस्तान ने ये जो सक्सगम घाटी है ये चीन को गिफ्ट कर दी थी। ठीक है, ये किसने? पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी थी। किसको? चीन को गिफ्ट कर दी थी 1963 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये जो लद्दाख है आजकल मतलब मैप में दिखाई देता है, लेकिन वैसे तो हमारा पूरा ही है। ठीक है, हमारा पूरा भारत है इस प्रकार से। तो यहां पर ये जो लद्दाख क्षेत्र देख रहे हैं इसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख। तो ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए अगर लद्दाख की बात करें तो भाई जो नाम है लद्दाख, ये इसका मतलब क्या है? तो देखिए लद्दाख की अगर बात करें तो यहां पर देखिए ला, ये बना है दो चीजों से मिलकर, ला प्लस दाख। तो ला का मतलब होता है देखिए पर्वतीय दर्रा। ला का मतलब क्या है? पर्वतीय दर्रा। और दाख की बात करें तो दाख क्या है? देश। तो लद्दाख का क्या मतलब हुआ? यानी कि पर्वतीय दर्रों का देश, इसलिए इसका नाम हुआ। उसके बाद देखिए जो लद्दाख है इसको खा पा चान भी कहा जाता है। खा पा चान यानी कि हिम भूमि, ऐसी भूमि जो कि हिम से आच्छादित है, हिम से ढकी हुई है, तो ये इसके नाम का मतलब निकलता है। तो ये आपने देखिए भौगोलिक परिस्थिति समझी कि किस प्रकार से ठंडा मरुस्थल लद्दाख स्थित है। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे मेन टॉपिक की हमारा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर भी स्थित है, यानी कि हिम नदी ग्लेशियर यहां पर स्थित है। तो मैं आपको नाम बताऊंगा, आप नोट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें अगर ग्लेशियर की, तो यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे कि बातुरा, उसके बाद देखिए हिस्पर, उसके बाद ब्योफो, बाल्टोरो है, बाल्टोरो और सियाचिन, जो कि अभी अभी आपने देखा सियाचिन वहां पर। तो ये ग्लेशियर यहां पर स्थित है। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे अगर ऊंचाई की बात करें, लद्दाख को हम पढ़ रहे हैं, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो देखिए वैसे तो पूरा एक पठारी रूप में यानी ऊपर ऊपर उभरा हुआ क्षेत्र है, ऊंचाई बहुत अधिक है। अगर कारगिल तक आप बात करेंगे तो जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर तक है, लगभग में है 3000 मीटर तक है। वहीं आप यहां काराकोरम वाले क्षेत्र में देखेंगे यहां पर, तो काराकोरम वाले क्षेत्र में जो ऊंचाई होती है वो देखिए 8000 मीटर से भी अधिक है, 8000 मीटर से भी अधिक है। यहां पर देखिए काराकोरम श्रेणी पर ही एक पर्वत श्रृंखला, पर्वत चोटी सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, गोडविन ऑस्टिन K2 यहां पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई देखिए 8611 किलोमीटर है। तो मैंने बताया जो ऊंचाई है वो देखिए कारगिल वाले क्षेत्र में कितनी है, लगभग 3000 मीटर। और उसके बाद काराकोरम वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो ऊंचाई कितनी है, 8000 से भी अधिक है। तो मैंने बताया कि ऊंची जो जगह है K2, इसकी ऊंचाई देखिए 8611 मीटर है। ठीक, 8611 भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये। उसके अलावा अगर बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची, पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8848 किलोमीटर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपके K2, 8611। यानी कि अब आप लद्दाख की ऊंचाई भी समझ गए हैं कि भाई लगभग वैसे तो यहां कारगिल वाले क्षेत्र में देखेंगे तो 3000 और वहां पर काराकोरम की तरफ बढ़ेंगे तो ऊंचाई बढ़ती हुई 8000 मीटर से भी ज्यादा। ठीक है, मीटर में है, मीटर से ज्यादा। इसके बाद हम बात करेंगे जलवायु। जलवायु की बात करें तो देखिए अभी मैंने आपको बताया ऊंचाई, इसकी ऊंचाई लद्दाख की बहुत ज्यादा है। ऊंचाई अधिक होने की वजह से क्या होगा भाई, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान जो है उसके अंदर गिरावट होती रहती है। ये चीज हम देखिए पिछले वीडियो में मैं कई बार आप लोगों को बताया है, अगर देखे होंगे आपने तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर से देखें कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। तो यहां पर ऊंचाई बहुत अधिक है, तो इसका मतलब क्या है, तापमान जो है वो काफी कम रहेगा। जब तापमान ही कम है तो जलवायु कैसी होगी? शीतल जलवायु होगी। तो जलवायु कैसी होगी? शीतल जलवायु। उसके अलावा देखिए जो हवाएं होंगी वो क्या है? शुष्क। हवाएं शुष्क रहेंगी, नमी रहेगी, तभी तो रेगिस्तान कहलाएगा। रेगिस्तान क्या है भाई? एक तो वर्षा जो है वो बहुत कम मात्रा में होगी,
हवाएं शुष्क होंगी, प्रकृति वनस्पति की बात करें तो वो काफी विरल होगी, काफी कम मात्रा में मिलेगी। इन्हीं चीजों की वजह से ही तो एक मरुस्थल बनता है क्षेत्र। तो यहां पर भी क्या है, शीतल जलवायु है लेकिन शुष्क है हवाएं, यहाँ की शुष्क हवाएं होंगी। उसके बाद हम बात करें अगर टेम्परेचर की बात करें तो सबसे पहले हम गर्मियों में देखते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंदर टेम्परेचर किस प्रकार का होगा। तो देखिए गर्मियों के अंदर आप दिन के समय देखेंगे तो तापमान जो है वो देखिए लगभग 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बहुत ऊपर मिल सकता है, 1-2 डिग्री सेल्सियस तक, ये भी क्या है काफी कम है। लेकिन कितना रहेगा गर्मियों में, दिन के अंदर लगभग आप मानिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहेगा दिन के समय। उसके बाद रात की अगर बात करें तो रात में तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाती है और तापमान जो है -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर पहुंच जाता है। रात में कितना हुआ, -30 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो गर्मियों की बात हुई। सर्दियों की अगर बात करें तो देखिए टेम्परेचर हमेशा ही कम रहेगा, दिन हो या रात हो, -40 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहेगा। यह चीज ध्यान रखनी है भाई। शीत ऋतु में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में मैंने बताया, शीत ऋतु में -40 डिग्री सेल्सियस से कम किसी भी समय आप देखो, दिन हो रात हो, ये तापमान आपको कम मिलेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की विषम परिस्थितियां है यहां पर। ठीक है, पानी भी क्या है भाई अधिकतर जमा हुआ रहेगा यहां पर। बाकी बात करें तो देखिए जो नदियां हमने देखी थी ये यहाँ की लाइफलाइन है, इनकी वजह से ही लोगों को पानी मिलता है और यहां पर जीवन संभव बनता है। तो ये तापमान की बात हुई। उसके बाद देखिए ये जो बात कर रहे हैं हम लद्दाख की, तो ये आपको पता है कि भाई यहां से इस प्रकार से हिमालय श्रृंखला भी निकलती है, अपना हिमालय पर्वत भी तो है इस प्रकार से, यहां से पूर्व से लेकर पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार है। तो भारत देखिए मानसूनी जलवायु का देश है। जब मानसूनी पवनें इस प्रकार से आती है तो हिमालय पर्वत क्या करता है, उन पवनों को रोककर पूरे भारत के अंदर वर्षा करवाता है। अब हिमालय के दक्षिण में तो वर्षा हो जाएगी लेकिन वो हवाएं आगे क्रॉस नहीं हो रही है तो आगे वर्षा नहीं होगी, या फिर बादल हिमालय से टकराकर ही वर्षा कर देते हैं, आगे की तरफ नहीं होगी। कहीं कहीं पर भाई हिमपात के रूप में वर्षा होती है लेकिन वर्षा कम रहेगी। तो इस वजह से लद्दाख जो है ये क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाएगा, यानी कि रेन शेडो एरिया कहलाएगा। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो गया ये, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेन शेडो एरिया के अंदर ये स्थित है। तो अगर बात करें वर्षा की तो वर्षा बेहद कम होगी यहां पर, लगभग कितनी, 10 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम। कितनी वर्षा हुई, 10 सेंटीमीटर, और वो भी वार्षिक। इतनी हो जाए तो हो जाए, नहीं तो इससे भी कम वर्षा यहां पर रहेगी। अब देख रहे हैं आप यहां पर किस प्रकार की परिस्थितियां या जलवायु बन रही है जिसकी वजह से हम इसको ठंडा रेगिस्तान कहला रहे हैं। तो ये वर्षा की बात हुई। उसके बाद देखिए यहां पर और क्या है भाई, अधिक ऊंचाई पर स्थित है तो हवा का जो घनत्व है वो क्या होगा, काफी कम रहेगा। मैंने आपको जब हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा था अपने पिछले वीडियो के अंदर, मैंने आपको बताया था कि समुद्र तल पर क्या है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो सर्वाधिक रहेगी, यानी कि 0 से लेकर देखिए 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। तो समुद्र तल पर सबसे ज्यादा उसकी हाइट रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पर्वतों के ऊपर तो वो कम होती जाएगी। ठीक है, जो बाहरी गैसें हैं वो देखिए नीचे की तरफ रहती है, पर्वतों पर कम मिलेगी। हवा का घनत्व मैंने कहा कि क्या रहेगा, काफी कम रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि सूर्य की किरणें जब वहां पर पहुंचेगी तो देखिए गैसीय अणु वगैरह उसको रोक नहीं पाएंगे। तो इसका परिणाम क्या होगा कि भाई सूर्य की विकिरण पूरी ऊष्मा के साथ इस प्रदेश पर गिरेगी। ठीक है, हवा का घनत्व काफी कम है। तो दिन के समय अगर देखिए धूप आ गई, सूरज की गर्मी है, किरणें पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बहुत अधिक गर्मी लगेगी, चुभने वाली किरणें होगी वो सूरज की। और देखिए इतनी तिखी होंगी, इतनी उसके अंदर पराबैंगनी किरणें होंगी कि स्किन को भी डैमेज कर सकती है वो। उसके बाद बर्फ पर रिफ्लेक्ट होकर वो आंखों पर आएगी दोबारा से, तो आंखें भी खराब हो सकती है। तो ये यहाँ पर परिस्थितियां हैं। जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है कि देखिए अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं पर जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और दूसरी तरफ छाया है,
अगर आप इस प्रकार से उसके अंदर लेटते हैं कि भाई आपका आधा हिस्सा छाया में हो और आधा हिस्सा धूप के अंदर, तो क्या होगा, जो हिस्सा धूप के अंदर है, धूप इतनी तीखी रहेगी कि उस हिस्से को क्या लग जाएगी, लू लग जाएगी, यानी कि सन स्ट्रोक कहते हैं, हीट स्ट्रोक उसको कहा जाता है। तो क्या होगा, धूप के अंदर तो आपको लू लग जाएगी, यानी कि सन स्ट्रोक, जो हिस्सा धूप में है सन स्ट्रोक, और उसके अलावा जो हिस्सा देखिए छाया के अंदर है वो इतना ठंडा हो जाएगा कि जो आपकी त्वचा है वो जमने लगेगी, त्वचा के नीचे जो टिश्यू हैं उत तक वो भी जमने लगेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट बाइट। यानी कि आप एक साथ ही देखिए, ये तो क्या है, उष्माघात है, ये तुषार उपघात, इसको हिंदी में बोलते हैं, सन स्ट्रोक और फ्रॉस्ट बाइट, एक साथ दोनों चीज का शिकार हो जाएंगे। तो इस चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि धूप कितनी तेज होगी वहां पर, उसके अलावा जो ठंड रहेगी वो कितनी ज्यादा भयानक है, कितनी कठिन परिस्थितियां हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहां पर बनती है। तो ये तो जलवायु की बात हुई कि इस प्रकार की जलवायु यहां पर पाई जाएगी। अब हम बात करेंगे यहां के फ्लोरा और फ्यूना की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वनस्पति, किस प्रकार की वनस्पति यहां पर पाई जाती है। तो वनस्पति के विषय में मैंने आपको बताया कि भाई जो रेगिस्तान का क्षेत्र है, चाहे वो गर्म रेगिस्तान हो या ठंडा रेगिस्तान हो, तो वनस्पति कैसी होगी, विरल होगी। विरल मतलब यानी कि घनी नहीं है, विरल कहीं कहीं पर पाई जाएगी, यानी कि खुले भाई कहीं पर छोटी मोटी झाड़ियां हैं इस प्रकार से, वो भी दूर दूर, घने रूप में नहीं होगी। तो वनस्पति कैसी रहेगी, विरल, विरल रहेगी। जैसे कि देखिए छोटी झाड़ियां मिलेंगी, छोटी झाड़ियां हैं इस प्रकार से ये मिलेंगी। और अगर वृक्षों की बात की जाए तो कहीं कहीं पर देखिए वृक्ष भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर अगर मुख्य वृक्षों की बात करें तो देखिए जैसे कि शरपत नाम का एक वृक्ष है जिसे कि विलो भी कहा जाता है, शरपत विलो। उसके अलावा एक पेड़ जिसका कि नाम है पॉपुलर, पॉपुलर, ये पेड़ यहां पर मिलेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है शरपत विलो, इसके बारे में ध्यान रखें कि देखिए क्रिकेट का जो बैट है, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का क्रिकेट का बैट चाहिए तो वो किस लकड़ी का बना होगा, वो शरपत विलो का बना रहेगा। ये चीज ध्यान रखें, क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं इससे, अच्छी क्वालिटी के क्रिकेट बैट बनेंगे। इसके अलावा देखिए यहां पर भाई सेब के, अखरोट के और खबानी फ्रूट है, इनके पेड़ भी यहां पर पाए जाते हैं। नोट कर लेंगे, सेब, अखरोट और खुबानी के पेड़ भी यहां पर मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। ये तो हुई वनस्पति की बात। अब हम बात करेंगे पक्षियों की बात, कि किस प्रकार के पक्षी हमें यहां पर लद्दाख के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले रोबिन, व्हाइट कपड़ों में डालने के लिए एक नील भी आती है रोबिन नाम से, उसके ऊपर बर्ड बना रहता है, वही रोबिन। रेड स्टार्ट, उसके बाद देखिए तिब्बती स्नोकॉक, स्नोकॉक, उसके बाद रेवेन है और है हुप। ये क्या है भाई, पक्षियों की वैरायटी है जो कि यहां पर मिलते हैं। कुछ यानी कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले पक्षी भी रहते हैं, जब वहां पर जलवायु उनके विपरीत हो जाती है तो वो यहां पर माइग्रेट करके आने लगते हैं, ऐसे पक्षी भी यहां पर आते हैं, इस प्रकार के भी। तो ये तो पक्षियों की बात हुई। अगर देखिए जीवों की, अन्य जीवों की बात करें भाई पशुओं की, तो वो किस टाइप के पाए जाएंगे यहां पर। तो देखिए जंगली बकरी और जंगली ही भेड़, उसके अलावा याक है और कुत्ते, ये यहां पर लोगों के द्वारा पाले जाते हैं, यहां पर पाए जाएंगे। अब बकरी है, भेड़ है, याक है, इनसे क्या काम होगा, ये दूध देने का काम करेंगे, दूध देंगे। उसके अलावा भेड़ है, याक है, इनके शरीर पर घने बाल होते हैं, तो इन बालों को उतार कर उनसे देखिए अपने लिए कपड़े, कंबल, ऊन वगैरह ये सब चीजें बनाई जाती है, जो कि लोगों के रहन सहन में काफी मदद करती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि बकरी, भेड़, याक से दूध वगैरह भी मिलेगा। तो याक के दूध से पनीर भी बनाया जाता है, मक्खन भी बनाया जाता है, जो कि यहाँ के लोगों को विशेष रूप से पसंद है, ये चीज नोट की। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखिए ये तो बात थी किसकी, यहां पर जो जीव पाए जाते हैं उसके। यहां पर एक जीव और भी पाया जाता है, देखिए जिसका कि नाम है चीरू, चीरू नाम का जीव पाया जाता है, या फिर इसको देखिए तिब्बती एंटीलोप भी कहा जाता है, तिब्बती एंटीलोप। इससे देखिए एक ऊन मिलती है जिसका कि नाम है शातुश ऊन।
तो तिब्बती एंटीलोप यानी कि चीरू, इससे क्या मिलेगा, शातुस ऊन मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा गर्म रहेगी और वजन में हल्की रहती है, तो लोगों को काफी पसंद है इस प्रकार की। लेकिन क्या है कि भाई ये जो जीव है, जिस जीव से, चीरू नाम के जीव से ये ऊन प्राप्त होती है, तो ये जीव अब लुप्त प्राय है, ज्यादा मात्रा में नहीं बचे हैं, लुप्त होने की कगार पर हैं। ये चीज ध्यान रखना है। आपसे भाई कोई पूछ ले किसी एग्जाम में कि शातुस क्या है, कई ऑप्शन दे देगा, तो ये क्या है, ऊन की एक वैरायटी है। उसके अलावा तिब्बती एंटीलोप ये कहां पर मिलेगा, लद्दाख वाले क्षेत्र में है, चीरू भी इसको कहा जाता है। पूछ ले कि चीरू क्या है, तो क्या है, ये एक जीव है, लुप्त प्राय जीव है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखते हुए चलना है। इस प्रकार से ये तो बात हुई, देखिए जीव जो हमने बात की, यहाँ की जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, पक्षी पेड़ पौधे सब यहाँ के पड़े। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से जीवन यापन अपना करते हैं। तो अब बात करेंगे, देखिए हम यहाँ के लोगों के बारे में। तो लोग की अगर बात करें कि किस प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं और क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं, एक तो मुस्लिम समुदाय बहुत ज्यादा है यहाँ पर, उसके अलावा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी यहाँ पर प्रमुख रूप से मिलते हैं। तो कौन कौन से हो गए भाई, मुस्लिम है और बौद्ध, ये दो धर्मों के अनुयायी यहाँ पर अधिक मिलते हैं। अब बौद्ध जो है देखिए वो क्या है, यहाँ पर अब इनके बहुत ज्यादा यहाँ पर मठ मिलेंगे, और मठ जो है वो गोम्पा शैली के अंदर बने होंगे। गोम्पा क्या है, मठों को ही कहा जाता है, जो बौद्ध मठ होते हैं इनको ही क्या कहते हैं, गोम्पा कहा जाता है। गोम्पा क्या है, तिब्बती शैली के अंदर बने हुए मठ, जो मठ तिब्बती शैली में बने हुए हैं वो गोम्पा कहलाएंगे, या फिर गोनपा भी उनको कहा जाता है। तो मठों की अगर बात करें कि देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण मठ यहां पर है, जो कि दर्शनीय स्थल भी है, जो भी पर्यटक यहां पर आते हैं उनके लिए विशेष आकर्षण का एक केंद्र है, लोग उनको जरूर देखने के लिए आते हैं। तो देखिए मैंने बताया कि जो बौद्ध मठ है इनको क्या कहेंगे, गोम्पा कहा जाएगा, गोम्पा या फिर गोनपा इनको कहा जाएगा। तो देखिए मठों का मैं जिक्र कर रहा था कि कौन कौन से मठ यहां पर मिलेंगे। तो देखिए एक तो है जैसे कि हेमिस, हेमिस है, थिक्स है, और एक है देखिए लामायुरु, लामायुरु, और एक लामायुरु और शे नाम का, ठीक है। ये क्या है, सब मठों के नाम हैं जो कि यहां पर लद्दाख वाले क्षेत्र में सिचुएटेड हैं। और भाई धर्म के लिए तो है ही है, बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए तो पवित्र स्थल है। उसके अलावा बाहर से भी कोई लोग जाते हैं पर्यटक के रूप में, वो भी यहाँ पर घूमना काफी पसंद करते हैं। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए ये मठों की बात हुई, अभी जो लोग यहाँ के निवासी हैं ये क्या करते हैं, इनके क्रियाकलाप की अगर बात की जाए कि ये क्या करेंगे, तो देखिए ग्रीष्म ऋतु के अंदर अलग अलग क्रियाकलाप है। ग्रीष्म ऋतु में अलग है, सर्दियों में अलग है। भाई सर्दियों में तो टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम पहुंच जाता है, काफी कठोर मौसम है। ऐसे मौसम में कोई काम करना या फिर खेती बाड़ी करना, इस प्रकार के कोई भी क्रियाकलाप संभव नहीं है। तो सर्दियों में तो लोग क्या करते हैं, आमतौर पर इन काम काज से दूर रहते हैं, अपना घर पर आराम करते हैं। उसके अलावा कोई भाई धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान है, इनको पूरा करते हैं वो, ठीक है, अपने मजे में रहते हैं। उसके बाद देखिए गर्मियां जब आती हैं तो गर्मियों के अंदर ये क्या करेंगे, बहुत सी फसल उगाते हैं, जैसे कि जौ, मटर, सेम, सलजम, इस प्रकार की। तो नोट कर ले, गर्मियों में क्या करेंगे, देखिए जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम, इन चीजों की क्या करते हैं, खेती करते हैं। भाई अपने लिए भी बेचते भी हैं, पैसा मिलता है, जिसकी वजह से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद देखिए सर्दियों में मैंने आपको बताया कि सर्दियों में किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं, आराम, धार्मिक कार्य अपना ये काम करते हैं। उसके बाद देखिए ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं लेह, यहां पर, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर। तो यहां पर जैसे अगर आपको जाना है तो जाने के लिए यहां पर ये सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। उसके अलावा यहां पर एयरपोर्ट भी है, ये चीज याद रखनी है। तो अगर हाईवे की बात करें, देखिए नेशनल हाईवे 1A ये क्या करता है, कश्मीर घाटी है यहाँ पर, श्रीनगर, यहाँ पर देखिए क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर है। तो श्रीनगर को नेशनल हाईवे 1A है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाई द्रास से भी कारगिल और लेह इस प्रकार से ये जोड़ता है। तो यहां पर कौन सा हाईवे बताया मैंने आपको, नेशनल हाईवे 1A। ये क्या करेगा, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, कश्मीर घाटी से,
या कहिए भाई श्रीनगर से। तो इस प्रकार से ये आवागमन का है। और देखिए ये जो मैंने बताया नेशनल हाईवे 1A, तो ये कहां से जाएगा, यहां पर देखिए यहां पर एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ऐसी जगह होगी जहां से कि लोग निकल सकते हैं। अब भाई यहां पर नदियों ने चाहे ये रास्ता काटकर बनाया हो या किसी भी प्रकार से प्राकृतिक रूप से, तो यहां पर इस प्रकार से ये एक दर्रा है जिसको कि बोलते हैं, देखिए जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा हो गया, ये नेशनल हाईवे 1 किससे निकलेगा, जोजिला दर्रा है यहां पर, उससे होते हुए यहां से ये निकलेगा। तो दर्रा आप लोग समझ गए हैं क्या चीज होगी। इसके अलावा देखिए अगर अन्य दर्रों की बात करें तो और भी बहुत से दर्रे पाए जाएंगे, जैसे कि देखिए यहां पर लद्दाख श्रेणी मैंने आपको बताई, लद्दाख श्रेणी है। उसके बाद ये काराकोरम श्रेणी है जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं। उसके बाद ये सियाचिन है। अब जैसे किसी को लेह से सियाचिन जाना है तो क्या है, यहां पर बीच में भी एक दर्रा है यहां पर इस प्रकार से, जिसका कि नाम क्या है, खारदुला दर्रा। खारदुला दर्रा है, ये क्या करेगा, लेह को सियाचिन से जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार से देखिए यहां आप देखेंगे जास्कर रेंज के अंदर यहां पर क्या है, एक दर्रा है जिसका कि क्या नाम है, बारालाचा नाम का दर्रा है, जो कि क्या करेगा, हिमाचल प्रदेश में यहां पर क्या है, मनाली है, तो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। उसके अलावा एक और भी दर्रा है शिपकिला दर्रा भी है। उसके अलावा यहीं पर क्या है, रोहतांग पास भी है, रोहतांग पास, ये पता ही आप लोगों को कि भाई मनाली से लेह जाने का कार्य करता है। तो ये देखिए उसके अलावा यहां पर अगर और बात करें जनजीवन की, तो जो महिलाएं हैं वो भी क्या करती हैं, यहां पर बहुत से कार्य करती हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। कहने का मतलब देखिए यहां पर लद्दाख वाले क्षेत्र में पर्यटक उद्योग जो है वो काफी फैला हुआ है। तो औरतें क्या करेंगे भाई, घर का कार्य तो करती हैं, उसके अलावा छोटा मोटा व्यवसाय भी करती हैं, दुकानें वगैरह भी होती है उनकी, जो कि वे पर्यटक आते हैं वहां पर तो उनको सामान बेचने का कार्य हो गया। पुरुष जो है वो गाइड के रूप में भी कार्य करते हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं उनको दिखाने के लिए। पर्यटक यहाँ पर क्यों आएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा हरी भरी वादियां हैं, पर्वत हैं, अच्छी अच्छी घाटियां हैं, झरने हैं, सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, नदियां वगैरह, तो लोग यहाँ पर आते हैं। तो उसके अलावा देखिए बस ये लोगों का जीवन था। तो नदियां जब जैसे यहां से निकलती है पर्वतीय श्रृंखलाओं से, जैसे कि नदी जब यहां से निकलेगी आगे कोई पर्वत है तो उनको काटते हुए क्या बनाती है, वो गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है। जैसे कोई पर्वत है, नदी यहां से बह रही है तो धीरे धीरे इसको काट कर क्या करेगी, इस प्रकार से, ठीक है, वी आकार की घाटी, इसके अंदर से नदी बहेगी फिर इस प्रकार से, तो गार्ज का निर्माण करेगी। और घाटियां क्या होती है भाई, दो पर्वतों के बीच में जो समतल जगह होती है जहां पर कि लोग निवास करते हैं, तो ये घाटियां हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इसके अंदर हमने शीत मरुस्थल लद्दाख को पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों मित्रों को भी हमारे साथ जरूर जोड़ें। तो जाने से पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों को श्योर कंपटीशन सक्सेस परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास 8 की ज्योग्राफी हम प्रारंभ करेंगे और चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।